अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश, जहां कोरोना पर काबू पाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। मध्य प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार कड़े प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी वायरस पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है, बल्कि और रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन को कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए सख्ती भी बरतनी पड़ रही है। लेकिन ये और बात है कि बड़ी संख्या में लोग फिर कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे और लगातार लापरवाही बरतते जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को जागरूक करने के लिए खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। उन्होंने जहां कुछ दिन पहले लोगों को मास्क पहनाया था, तो इस बार स्वास्थ्य आग्रह किया। लेकिन सवाल वही है कि क्या इसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी या हालत और बिगड़ेगी। चलिए इस गंभीर विषय पर चर्चा शुरू करें, उसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना विकराल हो रहा है। दरअसल एक दिन में नए केस अब 3000 के भी पार चले गए हैं। राज्य में 4 अप्रैल को जहां 3178 नए मरीज सामने आए थे, तो 5 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 3398 हो गई। बीते 2 दिन में 26 संक्रमित दम भी तोड़ चुके हैं। एमपी में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। मास्क के साथ ही जनता के बीच 2 गज की दूरी ना के बराबर दिख रही है। अब ऐसे में कोरोना भला कैसे काबू में आएगा? वायरस को विस्फोटक होता देख सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी है, लिहाजा जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना को लेकर जनता जागरूक बने, इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मोर्चे पर भी डटे हुए हैं। मंगलवार को ही मुख्यमंत्री भोपाल के मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास 24 घंटे के लिए स्वास्थ्याग्रह पर बैठे। यहाँ उन्होंने मास्क का मतलब बताते हुए कहा कि उनका अभियान राजनीतिक नहीं है। सीएम शिवराज के मुताबिक कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी समाज की भी है। संकल्प करें कि मैं मास्क लगाऊंगा, मेरा परिवार मास्क लगाएगा। मेरे लिए मास्क का मतलब है एम से मेरा, ए से आपका, एस से सुरक्षा और के से कवच। मेरा आपका सुरक्षा कवच ये है मास्क। क्या हम ये अभियान चलाएं कि मास्क नहीं तो बात नहीं, और दुकानदार मास्क ना लगाए, वहां कहते मास्क नहीं तो सामान नहीं। ये निवेदन करना चाहता हूं, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष प्रदेश में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप कर रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने वैक्सीनेशन के काम में सुधार लाने के साथ ही इसमें उम्र की सीमा को खत्म करने की भी मांग कर दी है। गाइडलाइन का पालन आप तुरंत कब करेंगे? एक तरफ आपका अभियान है, दूसरी तरफ उसका उल्लंघन। कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि वैक्सीनेशन का मैनेजमेंट सुधरना चाहिए और 24 घंटे तक उसकी उम्र की सीमा को भी हटाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सबको लगाना चाहिए। बहरहाल राजनीति से इतर बात करें तो एमपी में हालात वाकई ठीक नहीं है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 22,500 के पार हो गए हैं, जबकि अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जरूरी है कि सब सावधान हो जाए, क्योंकि अगर अभी भी लापरवाही बरती तो ना आप सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए शिव की गांधीगिरी पर चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी है। मूलचंदानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल स्टूडियो में मौजूद कांग्रेस प्रवक्ता ब्रिजभूषण नाथ जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के नतीजे एक बार मेरे साथ फिर है, और हमारे साथ फोन पर जल्द ही जुड़ेंगे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश शर्मा जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे ये छोटा सा सवाल ये है, ये जिस तरह से महामारी फैलती जा रही है, ये वायरस अपना जो दूसरा प्रकोप दिखा रहा है, ये उसका कारण है या जनता की लापरवाही या सरकार की कहीं न कहीं कमी? आदरणीय त्रिपाठी जी, इसमें ना तो जनता की ही लापरवाही बोलूंगा और सरकार की कमी तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। ये प्रकृति का ऐसा प्रकोप है कि ये जो अभी अप्रत्याशित दूसरी जो लहर आई है इसकी जी,
और चिकित्सक होने के नाते जो है मेरा हमेशा इन चुनौतियों को देखने पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये जो वायरस का जो प्रकार है ये 2020 के जो वायरस के जो वुहान वायरस से थोड़ा सा भिन्न है, और बाद में अभी अध्ययन भी और आएंगे जिसमें पता चलेगा कि इसने हल्के से म्यूटेट किया है। और मैं ये नहीं कह सकता कि जनता बिल्कुल लापरवाह है कि बिल्कुल ही है, लेकिन लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं और इतने समय के बाद से लोगों ने जीना भी सीख लिया था इसके साथ में। थोड़ी सी लापरवाही जरूर होती है कि हम लोग कहीं त्योहार आया, बीच में होली आई और तरह तरह की चीजें आती, तो वहां थोड़ा सा मिलना जुलना हो जाता है। लेकिन ये एकदम से इतना ज्यादा ज्वालामुखी का फटने जैसी बात है, ये तो प्रकृति की बहुत बड़ी आपदा है, क्योंकि ये वायरस जो है फिर से थोड़ा बदला है, इसने अपने आप को म्यूटेट किया है और इसका संक्रमण बहुत ही तेजी के साथ में फैला है पिछले 15-20 दिनों में ही। जी। तो ये केवल और केवल उस वायरस की ही केवल शैतानी है जो ये कोरोना वायरस में थोड़ा सा म्यूटेट किया है, और इसमें मतलब दोनों की ही कोई वो नहीं कह सकते। सरकार तो अपनी ओर से मतलब जरूरत से ज्यादा चेतन होकर काम कर रही है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी जिस तरह से मतलब घर घर जाके मास्क पहनाने की यहाँ तक की नौबत आ रही है, सीएम की जो है वो बैठे भी हैं आज, और स्वास्थ्य को लेके और मास्क लगाने से पहले जो अभियान जो शुरू किया उन्होंने, और टीका अभियान में भी जिस तरह से लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो सरकार की तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, जनता भी जो है समझदार है अभी। लेकिन हाँ, ये वायरस का ही एक प्रकार है जो अभी हमको सावधान रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, दो सवाल हैं आपसे यहाँ पे। ये जो पिछला वायरस था जो ये बदला है, जो ज्यादा शैतान हुआ है वायरस, ये ज्यादा डेंजरस है? डेथ रेशियो पहले क्या था, अब क्या है? और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो पहले जो मेडिसिन दी जा रही थी, हालांकि उसकी कोई मेडिसिन थी नहीं अभी, लेकिन जो मेडिसिन दी जा रही थी, जो 5 दिन का डोज था, 7 दिन का डोज था, वही डोज आगे भी चलेगा क्या? ये जो इसका बदला रूप में जो आया है वायरस, उस पर भी? त्रिपाठी जी देखिए, सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि मेडिकल साइंस में ये जो कोरोना का जो वायरस था, ये मतलब दशकों से जो है हम हर साल जो है सर्दी जुकाम से पीड़ित, नाक बहना और वायरल फीवर इतना मुंह से चढ़ा हुआ है कि जब कुछ नहीं लगता तो वायरल फीवर हो गया, नाक बहता है 6-7 दिन में, और एक कहावत थी कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे और नहीं जाओगे तो 7 दिन में। अर्थात वायरस जो है अपने समय लेके चले जाता है। हर शरीर जिसमें इम्यूनिटी ठीक ठाक होती है उसको दबा नहीं पाता। एंटीवायरल दवाइयां हमारे यहाँ चलती नहीं थी। एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक इसलिए देते थे, वायरस के आक्रमण के बाद शरीर कमजोर होता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, उससे बचाने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक दिया करते थे। अभी जो है ये कोविड के आने के बाद जो है, जब ये हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाली, तो एंटीवायरल जो भी दवाइयां चल रही हैं, आईवी और ओरल, ये एक प्रकार से दी जा रही हैं जो सामान्यतः फायदा पहुंचाती हैं। और अभी भी है, जो पहले जो दवाइयां दी जा रही थी, जैसे एजिथ्रोमाइसिन देने का है, एक एंटी एलर्जिक है, विटामिन सी है, जिंकोविट है, और फ्लूवीपिरवीर है जो एंटीवायरल ओरल ड्रग है, ये तो अभी भी चल रही है। स्टेरॉइड है, तो ये अभी भी है और ये अभी भी फायदा पहुंचा रही है। लेकिन सवाल केवल इतना है कि उचित समय पे दवाई शुरू होनी चाहिए। अगर वो लेट हो जाए और अगर कहीं वो इन्फ्लामेशन प्रोसेस शुरू हो जाए, साइटोकाइन जो स्टॉर्म है वो अगर शुरू हो जाता है, तो फिर हमको ये दवाइयां भी लाभ नहीं पहुंचाती। तो इसलिए जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उचित समय पे हमें दवाइयां शुरू कर देनी चाहिए। और जहां तक बात है कोविड वैक्सीन का, तो वैक्सीन जो है वो दोनों कंडीशंस में, जो अभी लेटेस्ट जो चीजें आ रही हैं समय बताएगा, दोनों परिस्थितियों में लाभदायक है, हमको वैक्सीन लगाना चाहिए। जो ये वैक्सीन डबल डोज लगने के 30 दिन बाद भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग कोविड से पीड़ित हो रहे हैं। त्रिपाठी जी देखिए, कोविड तो दोनों वैक्सीन के बाद भी मतलब लगभग 86% जो है इसकी सेंसिटिविटी है वैक्सीन की। अर्थात यदि 100 में से 86-87 लोगों को जो है वैक्सीन लगने के बाद उनमें इम्यूनिटी आएगी, 10-12 लोग फिर भी बच जाते हैं जिनको कोविड हो सकता है, पहली नंबर 1। दूसरी बात जो है, पहली डोज के बाद तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी ही आ रही है दूसरी डोज लगने के 15 दिन बाद लगभग। मैंने दूसरी डोज लगने के 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। दूसरी डोज लगने के 35 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव हुए। बिल्कुल हो सकते। मैंने कहा आपसे कि कोविड का जो वैक्सीन है ये 100% इसकी एफिकेसी नहीं है, लगभग 86% इसकी एफिकेसी है। कहने का मतलब ये कि 100 लोगों को वैक्सीन लगता है तो उसमें 14 लोग ऐसे हैं जिनको पूर्णतः इम्यूनिटी डेवलप ना होने के कारण वो फिर से कोविड
से ग्रस्त हो सकते हैं। ये वो 14% में आने वाले लोग हैं जिनको कोविड के वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी अगर कोविड हुआ है तो ये वो 14% में आने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमें सारी जानकारी देने के लिए, जनता को हमारी जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ विपक्ष है। नाथ जी, सरकार का कोई यहाँ पे जो भी प्रयास है सरकार के, वो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया, वो अपने आप में बहुत अच्छे प्रयास है और इन प्रयासों में कहीं ना कहीं जनता की खुद की लापरवाही है। और आपके नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना से संक्रमितों की समुचित मुफ्त उपचार की सम्यक व्यवस्था सुनिश्चित बने, जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उनका फ्री इलाज करना चाहिए। कैसे संभव हो सकता है? त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में खास तौर पे कोरोना भयावह स्थिति लेते जा रहा है, उसका रूप ऐसा होता जा रहा है और प्रशासन मैं समझता हूं कि बिल्कुल नाकाम और फेल हो गया है। आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान जी मास्क लगाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं और आज मिंटो हॉल में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठे, उनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन अगर आज जहां 3.5 लाख वोट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को जनता ने जिताया, अगर प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ अगर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठ के मास्क लगाने की अपील करते, मास्क लगाने की अपील प्रज्ञा ठाकुर जी की ज्यादा चलती। और क्यों भोपाल में मुख्यमंत्री का ज्यादा महत्व है कि प्रज्ञा आज पूरे प्रदेश के लिए बात करी है, लेकिन भोपाल में लोकसभा में जहां लोकसभा सांसद हैं, अगर वो ना रहे तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बता सकते हैं कि आज प्रज्ञा ठाकुर जी अगर साथ में बैठती और ये भी बोलती महात्मा गांधी प्रतिमा के नीचे कि सब लोग मास्क लगाएं, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। प्रज्ञा जी का ज्यादा महत्व है क्या मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो वोट दिए हैं प्रज्ञा ठाकुर जी को देख के दिया आम पब्लिक ने। लोकसभा का चुनाव है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, बीजेपी को भी भोपाल की जनता। ये जो भी सरकार किया उन्होंने स्वास्थ्य के लिए, ये पूरे प्रदेश के लिए किया, केवल अकेले भोपाल के लिए नहीं था। तो भोपाल में अगर भोपाल के विधायकों के साथ बैठते और सांसद के साथ बैठते तो सबको खुशी होती, पूरे भोपाल नागरिक बड़ा खुश होता। सबसे बड़ी बात है त्रिपाठी जी कि भोपाल में नगर निगम कर्मचारी खुद ही मास्क नहीं लगा रहे। आप कभी भी भोपाल में कभी आसपास घूम के देख सकते हैं। एमपी नगर में आप जो चले जाइए, जो 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल वाले, उनको पकड़ पकड़ के चालन बना रहे हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं और कार वालों को छोड़ रहे हैं। क्या कार वाले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? और क्या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन केवल 2 व्हीलर वाले कर रहे हैं? इस प्रकार से लगातार भोपाल में दृश्य देखने को मिल रहा है। इंदौर में भी इसी प्रकार का दृश्य। इंदौर में हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के इंदौर में राव, महू, आप कहीं भी चले जाइए, पूरे दिन भर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग चाट खा रहे हैं। बड़ा पानी पूरी बहुत ज्यादा शौकीन है वहां के लोग, इंदौर के लोग, वो लगातार पानी पूरी बिना ग्लोव्स के आराम से फुल्कियां खा रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। मध्य प्रदेश में लगातार गुजरात से और आप दिल्ली से और लगातार महाराष्ट्र से पूरी ट्रेनें आ रही हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग ट्रेनें आ रही हैं। आप कहां किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन कर रहे हो? जो वैक्सीन लगाने के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्या वो नेगेटिव लेके जा रहे हैं कि मैं कोरोना संक्रमण नहीं हूं, उसको टीका लगाया जाएगा? जिसको चाहे उसको टीका आप ठोक दे रहे हो। 45 साल के नीचे अब एक नया नियम आ गया है त्रिपाठी जी कि 45 साल के नीचे जो भी व्यक्ति होगा उसको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। जो उसको वैक्सीन लगाएगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। चलिए एक मिनट मूलचंदानी जी से पूछ लेते हैं। मूलचंदानी जी, यहाँ निश्चित तौर पे बृजभूषण नाथ जी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसका उत्तर आप देंगे ही, लेकिन एक हमारा भी सवाल है आपके साथ, अगर उसको आप हमें पहले दे देंगे तो नाथ जी का दे दीजिएगा। सवाल यहाँ यह है कि इसके पहले कुछ राहत थी, इंदौर में भी होगा, भोपाल में भी, चिरायू, जेके कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे जहां सरकार खर्च वहन कर रही थी। अब वो सरकार ने उसको वापस ले लिया है। इन स्थितियों में ऐसे दर्जनों प्रकरण मैंने देखे हैं। इस बार का जो सिम्टम्स, जो दूसरी लहर आई है, इसमें ये हमें लगता है ज्यादा इफेक्टिव है। अब परिवार में पहले एक सदस्य को होता था तो 2-3 और सदस्य रहते थे, वो नेगेटिव आ जाते थे। इस बार अगर परिवार में किसी को भी है तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव है। इन स्थितियों में एक एक पेशेंट के 6-6, 7-7 लाख बिल बन रहे हैं। अगर पूरे परिवार को हो गया तो समझिए कई लोग मकान बेच करके इलाज करा रहे हैं। तो कम से कम सत्ताधारी दल के होने के नाते ये अपील तो की जा सकती है कि जो स्थिति पहले थी वो स्थिति फिर से बहाल कर दी जाए। और उसके बाद फिर आप नाथ जी का जो भी आरोप है उसका उत्तर दे दीजिएगा। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो आपको स्वराज एक्सप्रेस को मुद्दा आज उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी। दूसरी बात ये कि हमारे कांग्रेसी मित्र ब्रजभूषण जी ने जो बात कही
वो राजनीतिक चश्मे से कही। मुझे लगता है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है जी। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ फार्मा इंडस्ट्री को भी बिलोंग करता हूँ और दवाइयों में अच्छी खासी मेरी रुचि भी है और मैं उसी फील्ड से आता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से लाखों लाख दर्शक जो देख रहे हैं आपके चैनल, उनको भी बताना चाहूंगा कि कोरोना का जो पहला ट्रेंड था और अभी का जो ट्रेंड है उसमें बहुत अंतर है जी। वो बहुत स्लो था, ये बहुत फास्ट है। इस प्रकार आपने बोला कि उस समय एक व्यक्ति संक्रमित होता था, इस बार अगर ये चल रहा है तो इतना तेजी से बढ़ रहा है कि 4, 5, 6 कभी कभी तो पूरा परिवार इस पे संक्रमित हो रहा है और इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रही है और ये एक प्राकृतिक आपदा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या अन्य दल हो, हम सबको मिलकर इससे प्राकृतिक आपदा से मिलकर निकलना होगा। उसके लिए हमको जनता का भी सहयोग चाहिए, अन्य पार्टियों का भी चाहिए, विपक्ष का भी चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। और ये किसी पार्टी का कार्यक्रम या पार्टी का वैक्सीनेशन या पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम ये मानव जाति के कल्याण के लिए बोल रहे हैं कि सबका जीवन सुरक्षित रहे। आज हमारे डॉक्टर साहब आपके चैनल पे बैठे हैं, उनको मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स जो है आपके माध्यम से दिए। इस वक्त जो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर, चाहे उसमें हमारे पत्रकार बंधु हो, चाहे विपक्षी दल हो या आम जनता है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी ढंग से करना पड़ेगा। हमको मास्क लगाने का जो इश्यू है उसमें मास्क लगाना है, परंतु वो भी नाक के ऊपर। हमको बात भी करना है तो वो मास्क लगा के करना है, ये बहुत स्ट्रिक्टनेस से हमको पालन करना पड़ेगा। और तीसरी बात कही वैक्सीनेशन की, तो 45 वर्ष के ऊपर क्योंकि उसमें इम्यूनिटी पावर 45 वर्ष के ऊपर जाते जाते कम होता जाता है, तो जो WHO की गाइडलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन उन्होंने पूरे देश के लिए बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि जिनमें इम्यूनिटी पावर कम है या अभी डेवलप नहीं हो पाया है, तो पहला वैक्सीनेशन उनको हो। दूसरा, जो शुगर के, BP के, हार्ट के या अन्य ऐसी बीमारी से ग्रसित लोग हैं जो जिनका जीवन तुरंत उसके वायरस के आक्रमण से खतरे में आ सकता है, उनको वैक्सीनेशन की प्राथमिकता पे जरूरत है, तो उनको वैक्सीनेशन पहले दिया जा रहा है। ये मेरे कांग्रेसी मित्र का जवाब था। इन्होंने बात करी इंदौर की, भोपाल की, तो मैं आपको बता दूं कि जनता बहुत अच्छा सहयोग कर रही है, परंतु अभी भी वो नाकाफी है। अभी भी हमको उस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है। चाहे हम मास्क लगाने के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज वहां पर भोपाल में बैठे हैं और इसीलिए बैठे हैं, इस मिशन को लेकर बैठे हैं कि एक संदेश जाए कि मैं आपके लिए 24 घंटे बैठा हूं। और उन्होंने सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात करी है। मेरे सवाल का भी उत्तर दे दीजिए, सहयोग की अपील करी। मेरे सवाल का उत्तर भी दे दीजिए। मेरा सवाल भी है, सुझाव भी है। आपके भी सवाल का उत्तर दूंगा। चूंकि बहुत गरीब जनता है, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि जब 10-12 उदाहरण मैं आपको दे दूंगा, जिन्होंने अपना घर बेच करके ये इलाज करा रहे हैं, और हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहां जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें जांच से लेकर, कमलनाथ जी ने पत्र भी लिखा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के अलावा कोरोना की इलाज है तो उपचार की दरें न्यूनतम तय कराई जाए, आम जन को इससे मुक्ति दिलाई जाए। तो इसमें थोड़ा सा गरीब जनता के लिए मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ राहत देने की बात की जाए। आप सत्ता पक्ष हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे ही आ रहा था। आप उसको थोड़ा सा बारीकी से अगर देखेंगे तो आप देखेंगे सरकार ने पहले से ज्यादा फायदा दिया है। आप देखेंगे कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर बेड संख्या 4 गुनी कर दी गई है, जहां पे फ्री ऑफ चार्जेस इलाज हो रहा है। हम बात करें प्राइवेट अस्पताल की, तो प्राइवेट अस्पताल के सारे रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए हैं। जब पहले ट्रेंड आया था तो हमें भी नहीं पता था कि क्या होगा और कैसे होगा, उस समय स्थिति अलग थी, पर हम जानते हैं कि हम इससे लड़ सकते हैं। जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने बोला, यदि हल्का सा भी पॉजिटिव किसी को आता है तो उसका ट्रीटमेंट तत्काल चालू हो जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वर्तमान में उससे 4 से 5 गुना लोग होम आइसोलेशन में। मैं खुद के परिवार का आपको उदाहरण दे रहा हूं कि मैं जब अकेला पॉजिटिव हुआ था फर्स्ट ट्रेंड में, तो मैं प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ था केवल अकेला। इस वक्त मेरे घर पे 5 लोग पॉजिटिव होम क्वारंटाइन है और जैसे उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, परंतु उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैंने तत्काल उनकी दवाई जो है चालू कर दी। और जहां तक आपने रेट की बात करी, तो आप देखिए
2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए उसमें 800 रुपए उस जांच के नियमित कर दिए, निर्धारित कर दिए। मूलचंदानी जी अमल नहीं हो रहा है, नहीं ले पाएगा, अमल नहीं हो रहा है, अमल नहीं हो रहा है उस पर। नहीं, निश्चित रूप से हो रहा है, निश्चित अमल नहीं हो रहा है। अगर आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, मैं आम जनता से अपील कर रहा हूं कि सारे आदेश लिखित में, अगर कोई प्राइवेट अस्पताल वाला इससे ज्यादा पैसे लेता अरे है, एक तो दिन उसके का, ऊपर एक दिन का, एक वार्ड का टोल फ्री नंबर है। एक दिन का अगर कोई ठीक ठाक है प्राइवेट वार्ड में, जिनका मैंने नाम लिया था, वहां एक दिन के एक कमरे का चार्ज 20,000 है। और वेंटिलेटर अगर लगा दिए जाते हैं, मैं ऐसे आपके सामने रख सकता हूं कि 30-30 लाख लोगों ने पेमेंट किया है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं, परंतु मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार ने जो रेट तय किए हैं, अगर उसको क्रॉस करके अगर वो लेते हैं तो निश्चित रूप से उन पे अस्पताल सीज करने की और दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में एक मिनट मूलचंदानी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे अग्निहोत्री जी, वो स्पष्ट बता देंगे। अग्निहोत्री जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ऑक्सीजन लगाते हैं, मुझे नहीं लगता, मूलचंदानी जी हो सकता बताए, ऑक्सीजन लगाते हैं तो क्या रेट तय हुआ है, वेंटिलेटर लगाते हैं तो क्या रेट तय हुआ है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं तो क्या रेट तय हुआ है, मुझे नहीं लगता इसको डिफाइन किया गया है, कहीं परिभाषित किया गया है। अग्निहोत्री जी देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, एक मिनट मूलचंदानी जी, जहां तक मेरी जानकारी है, हाईकोर्ट ने इस बारे में फीस स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड किया, जिस पर अभी तक अमल नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाते ही कोरोना पेशेंट से 1,60,000 रुपए तो पहले जमा करा लेते हैं। उसके बाद आपके जितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, 25 बार याद दिलाने के बावजूद वहां का स्टाफ वो टेस्ट नहीं करवाता है, उसके पैसे जमा होने के बावजूद नहीं कराता है। जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करते हैं, और कम से कम 15 दिन निकालने की कोशिश की जाती है वहां पर, कि यदि आपको बहुत गंभीर सिम्टम्स नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 15 दिन निकाले जाएं, और आपके 6 से 7 लाख रुपए का बिल जब तक ना बन जाए तब तक आपको ना छोड़ा जाए। उनको इलाज से कोई लेना देना नहीं, जहां तक मैं समझता हूं। हाल ही में त्रिपाठी जी उसका सत्यापित नहीं हुआ है, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल के दो लोगों के बीच का एक वार्तालाप का ऑडियो जारी हुआ है, जिसमें यही बात कही गई है कि 15 दिन से पहले जो है उनको छोड़ना नहीं है, चाहे वो ठीक हो जाए, निगेटिव आ जाए, मतलब वो रिपोर्ट ही नहीं उनको प्रोवाइड करानी है, तब तक रोक के रखना है। तो 6 से 7 लाख रुपए एक व्यक्ति के, समझिए आपके परिवार में यदि 5 लोग प्रभावित हो गए तो समझिए कि 35 से 40 लाख रुपए तो इस तरह से खर्च हो जाएंगे, जो एक सामान्य मीडियोकर फैमिली के पास नहीं होते। इस बार का कोरोना, त्रिपाठी जी सही में यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा सा और मैं कह दूं कि जो यूके वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की बात हो रही है, उससे भी ज्यादा घातक जो है जो इंडियन वेरिएंट है, जिसको डबल म्यूटेशन के नाम से जाना जा रहा है। तो डबल म्यूटेशन का जो इंडियन वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा घातक है, यहाँ तक कि यूके और साउथ अफ्रीकन जो वेरिएंट है उससे भी ज्यादा। तो इस बार जो लहर आई है, दूसरी लहर कोरोना की, ये बहुत डेडली है, बहुत मारक क्षमता वाली है, और मारक क्षमता नहीं कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा घेरने वाली है। मारक क्षमता उसकी जरूर कम है, उससे मरने वालों का रेशो उतना नहीं है त्रिपाठी जी, नहीं, अभी जितना में बता दिया है कि 3%, 1.7 था पिछली बार, इस बार 3% ऊपर निकल गया था। जी हाँ, क्योंकि ज्यादा लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जहां तक मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं अभी तक, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दूसरे उसकी, ये जो वेरिएंट आया है इसमें आप प्रभावित जरूर हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर उतनी तेजी से नहीं है जितनी पहली बार थी, उतना ज्यादा डेडली नहीं है। तो यदि थोड़े से आप सुरक्षा रखते हैं, अपने आप को मास्क लगाते हैं, डिस्टेंसिंग रखते हैं और सावधानी रखते हैं, जो कि आपको बाजार में देखने को नहीं मिल रही है। डर का भी भाव था, इसलिए दूसरी बीमारियां भी इफेक्ट करती थी। जी हाँ, नहीं, इस बार भी लोगों को दूसरी बीमारियां भी हैं, तब भी जो है उतना डेडली नहीं है जितना पहली बार था। जी विपक्ष भी क्या कहता है फिर? मूलचंदानी जी आप ही के पास आ रहे हैं, लेकिन ये आपको जानकारी दे दें, दूसरी बीमारियों के कारण अभी
कल जो डेथ हुई है छत्तीसगढ़ में, उसमें 40 जो डेथ हुई है उसमें 27 ऐसे हैं जो दूसरी बीमारियों से भी संक्रमित थे, उनके साथ कोविड के लक्षण आए जिसके कारण डेथ हुई। लेकिन 13 ऐसी डेथ हुई जो विशुद्ध कोविड के कारण हुई है। देखिए त्रिपाठी मूलचंदानी जी, एक मिनट, हम नाथ जी क्या कहते हैं समय बात बताऊंगा। एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं। नाथ जी का भी आरोप ले ले, उत्तर आप ही को देना है, सजेशन तो खैर और आगे दे देंगे। जी नाथ जी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति है, निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी इस बात को मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कह रहा हूं। मेरा एक मित्र था, मूलचंदा जी, मैं आपके इंदौर ही आ रहा हूं। अरविंदो हॉस्पिटल में हमारे एक मित्र का 7.5 लाख रुपए केवल मेडिसिन में लग गए, वो व्यक्ति बेचारा बचा नहीं, एक्सपायर हो गया। उसकी फाइल हम लोग मांग मांग के थक गए, आज तक उसकी पूरी डिस्चार्ज फाइल हमें आज तक नहीं मिली है। हम जिस दिन चाहेंगे आप इंदौर आएंगे, आपसे मदद मांगेंगे, हमें उसकी फाइल दिलवा दीजिए एक बार, नंबर 1। नंबर दूसरा, मूलचंदा जी, मेरा एक सवाल है कि मानपुर से लेकर राऊ तक ऐसा सरकारी हॉस्पिटल बता दीजिए जहां पे कोरोना का कोई पेशेंट हो, जहां पे सरकारी सुविधाएं उसको मुहैया हो रही हो। केवल एक हॉस्पिटल है महू में आपके पास, उसका नाम है मध्य भारत, जहां पे कोविड सेंटर नहीं बनाया गया है। गरीब आदमी वहां पे 10 बाई 10 के कमरे में लोग रहते हैं, 5-5, 6-6 लोग रहते हैं। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे और कैसे घर में होम आइसोलेशन होंगे, कैसे क्वारंटाइन होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रदेश में हो क्या रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, जी संक्षेप त्रिपाठी जी, शिवराज चौहान जी कर रहे हैं, तो इसी प्रकार दमोह के इलेक्शन, कहां पे दमोह के इलेक्शन में आपको कौन सा नेता सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ दिख रहा है? अगर आपको नहीं दिख रहा तो उन पे कार्रवाई कौन करेगा? क्या कलेक्टर में दम है कि शिवराज सिंह चौहान पे या कांग्रेस के अन्य दल पे वो इस पर कार्रवाई करके और उनको वहीं की वहीं जेल में बंद करें? मैं समझता हूं कि ये इस प्रकार की भावना को बंद कराइए और सबसे पहले पूरे दल कांग्रेस और बीजेपी रोड पे निकलकर एक सामूहिक रूप से मास्क लगाने के लिए अपील करिए, तब हम लोग मध्य प्रदेश में लोगों को बचा पाएंगे, नहीं तो त्राहिमाम होने वाला है मध्य प्रदेश में। चलिए मूलचंदानी जी, थोड़ा संक्षेप में, चूंकि हमारा समय समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल, एक तो मैं मेरे मित्र कांग्रेसी प्रवक्ता जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन वो इंदौर आएंगे इनकी जो समस्या उसका निराकरण कर दूंगा। और काफी कांग्रेसी मित्र जो मेरे भी व्यक्तिगत मित्र है, उनका कोई भी काम आता है फोन पे, हम तत्काल उसको सुविधा मुहैया कराते हैं। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट अस्पताल की। गवर्नमेंट अस्पताल में हमने काफी बड़ी संख्या में बेडों की व्यवस्था करी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दे दिया है कि इंदौर में जो 5000 बेड पहले थे उसको 10,000 किया जाए गवर्नमेंट का। और प्राइवेट की जो आपने हमारे पत्रकार महोदय ने बात की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जन जागृति लाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार रेट फिक्स कर देती है। यदि कोई अस्पताल आपसे ज्यादा शुल्क लेता है तो उसकी शिकायत का प्रावधान है। आज आपको नया ऑर्डर भी बता दूं, जो सीटी चेस्ट स्कैन होता है जिसमें संक्रमण फेफड़े का पता चलता है, उसका रेट भी उन्होंने फिक्स करके 3,000 कर दिया है। तो ये सारी चीजें भी हम भी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हैं। भी 3,000 ही था मूलचंदानी जी, समझकर उसके आदेश पारित करते हैं। मूलचंदानी जी, मैं भी 6 महीने पहले 5,000 था। नहीं, ये पता नहीं, मैं 3,000 दिया हूँ। मैं कोरोना से लड़ चुका हूँ 6 महीने पहले। 3,000 करा गया। मैं अपनी पत्नी के साथ 6,000 रुपए दिया था। 4,500 रुपए दिए थे। जी, आप 850 का इंजेक्शन 40,000 में बेचा। एक मिनट उनसे उत्तर है। एक इंजेक्शन लगता है। जी 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 जी, एक लाइन में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि एक रेमडेसिविर इंजेक्शन इसमें लगता है। डॉक्टर साहब को भी पता होगा, हमारे माननीय पत्रकार महोदय को भी पता होगा। इसकी कीमत पहले 12,000 रुपए थी। आज भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में इसकी कीमत को लेकर 2,500 की राशि निर्धारित कर दी गई है, लेकिन उपलब्ध नहीं है, शॉर्टेज है। उसके बावजूद प्रशासन अधिक नहीं, मैं वही आ रहा हूँ। जो कंपनियों में माल बन रहा है वो सप्लाई अभी भी कम है, मैं इस चीज को मानता हूँ, परंतु उसके बावजूद भी उसके रेटों को फिक्स कर दिया गया है। यानी ब्लैकमेलिंग, लूट खसोट शिवराज जी की सरकार में नहीं चलेगी। मिल ही नहीं रहे हैं। हम सबको जागृति लाने की जरूरत है, तो हम तो अपील कर रहे हैं, हम तो सभी पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि वो रोड पर हमारे साथ आए, हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये जनता का प्रश्न है। जनता को लूट लिया ना 8,000 में। आज ये प्राकृतिक आपदा से आपको बचना है तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। जो 800 रुपए का इंजेक्शन है, इसके पहले शिवराज सरकार ने आपने 12,000 रुपए लूटा कि नहीं लूटा? आपने आम जनता को लूटा कि नहीं लूटा? आप क्या बात कर रहे हैं? जनता को लूट रहे हो, आम आदमी को लूट रहे हो, और अपना केवल अपने डॉक्टरों का पेट भर रखा है, इसका कुछ नहीं कर रहे आप। लोग मर रहे हैं यहाँ पे चौराहे पे, कर क्या रहे हो यहाँ पे? केवल लूट बचा के रखी, लूट पूरे हॉस्पिटल में लूट बचा के रखी आप लोगों ने। आप तो फायदा चक्कर के हो ना, आपने कितने लोगों
सरकार का डिसीजन लिया, सरकार ने सरकार के आदेश दिए, हाई कोर्ट ने बोला ये हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने बोला है, सरकार ने नहीं। अगर आपका बस चलता तो आप 25,000 में टिकट बेचते। चलिए मुद्दा कहीं और चला गया, मुद्दा कहीं और चला गया। मूलचंदानी जी, हित में जो है पूरा डिसीजन, मूलचंदानी जी, आप अनुरोध है हमारे जैसे और भी पत्रकारों का होगा, आम जनता का होगा कि कम से कम जो जिस तरह पहले व्यवस्था की थी, जब शुरू में कोरोना ने दखल दी थी यहाँ पे हिंदुस्तान में, जब अपनी आमद दी थी, उस दौरान जो कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ लोगों के लिए फ्री व्यवस्था की गई थी वो बंद कर दी गई है। वहां आप पता कर लीजिएगा, खुद इंदौर के भी हॉस्पिटल में, भोपाल के अन्य, वहां 7-7, 8-8 लाख रुपए से कम के बिल नहीं, बिल्कुल पता करूंगा। और कहीं भी ऐसी कोई चीज हो रही है तो उसको वहां बिल नहीं बन रहे हैं, अंकुश लगाया जाएगा। कोई लूटपाट हो रही है तो निश्चित रूप से अंकुश लगाया जाएगा, और अंकुश लग पाएगा, ये मुझे थोड़ा सा आश्वस्त करता हूँ। क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि बहुत प्रभावी हॉस्पिटल है वो, मैं नाम नहीं लूंगा, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। देखिए आप ये विश्वास रखिए, निश्चित रूप से जहां पर लूट खसोट की बातें हो रही है, अगर जानकारी में आएगी तो अंकुश निश्चित रूप से, सबको जानकारी है, को मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रशासन से लेके सरकार के ऊपर तक जानकारी है, किन हॉस्पिटल में क्या लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है। खैर ये मुद्दा अलग है। हमारा अनुरोध है, आप सत्ता में है, प्रवक्ता है, इस चीज को अगर ऊपर तक पहुंचाएंगे तो हो सकता है आम जनता जो बमुश्किल अगर उसने एक अपना घरौदा एक घर बनाया है, उसको बेच करके इस कोरोना से निपटने की नौबत उसकी ना आई। हमारा आपसे अनुरोध है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मूलचंदानी जी आपका, नाथ जी आपका और नथी जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में हालात अभी बहुत ज्यादा खराब नहीं है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो कोरोना को लेकर लापरवाह न हो, सावधानी बरतें और स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना की अभी वो लहर चल रही है जो बड़ी संख्या में अपनी चपेट में लेने की ओर आगे बढ़ रही है। हर रोज जो आंकड़े आ रहे हैं वो न सिर्फ चौंका रहे हैं बल्कि डराने वाले भी हैं। ऐसे में स्वराज एक्सप्रेस भी आपसे अपील करता है कि आप सभी शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार का सहयोग करें। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता ही। नमस्कार।